सो स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास है यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट ये हमें न्यूमेरिकल करने के लिए या जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसके लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी एक फ़िक्स यूनिट से कंपेयर करते हैं तो उसे हम उसका मेज़रमेंट बोलते हैं। मेज़रमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी विच इज़ टू बी मेजर्ड विद अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट विच इज़ फिक्स्ड। यानी कि मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट के लिए अपन एक फ़िक्स जो क्वांटिटी होती है या जो फिक्स जो यूनिट होती है उससे जो चीज़ अपन मेज़र कर रहे होते हैं उसको कंपेयर करते हैं, तो जो कंपैरिजन आता है उसे हम उसका मेज़रमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन के लिए हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट्स में आते हैं। तो इनके लिए अपन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। अब मेज़रमेंट को हम लिखते किस टाइप से हैं या यूनिट को हम किस टाइप से लिखते हैं या मेज़रमेंट की कोई वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, जो भी मेज़रमेंट में जो नंबर आया है उस नंबर को लिखते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ की लेंथ पता की है तो उसकी लेंथ हमने पता की है सपोज 6 मीटर्स, तो 6 आगे लगाएंगे, इट इज़ अ नंबर, वो हम आगे लगाएंगे और इस नंबर के पीछे हम उसकी यूनिट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मेज़रमेंट को शो करते हैं। तो 6 मीटर क्या है, 6 मीटर एक कंपैरिजन है। जिस चीज़ को हमने मेज़र किया है वो चीज़ जो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू क्या ली हमने 1 मीटर, तो 1 मीटर से कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसे ही हम मेज़रमेंट बोलते हैं। क्लियर। सो हमारे पास मेज़रमेंट के 2 सिस्टम्स थे। पहले जो है हमारे पास 2 सिस्टम थे मेज़रमेंट के, वो अभी भी चलते हैं। पहला सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मीट्रिक सिस्टम। जो इंग्लिश सिस्टम है ये बेसिकली इंग्लैंड ने दिया था और जो मीट्रिक सिस्टम है ये फ्रांस की देन है। अब इन 2 सिस्टम की वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जितने भी साइंटिस्ट थे या जितने भी मेज़रमेंट होते थे पूरे वर्ल्ड में, तो उससे इन 2 सिस्टम्स की वजह से कन्फ्यूजन हो गया। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें कॉमन स्टैंडर्ड पता करना था या कॉमन स्टैंडर्ड हमें निकालना था जो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ हो सके। तो उसके लिए एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम की पूरी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम है यूनिट्स का ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है और ये भी फ्रांस में ही पेरिस में जो है इसका हेड ऑफिस है SI सिस्टम का, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1960 में हुआ और जो साइन किया इसके ऊपर वो 1875 में हुआ। पहले साइन हुआ उसके बाद में इस्टेब्लिश्ड हुआ। ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी SI सिस्टम, ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि उस टाइम बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था इन 2 सिस्टम के बीच में कि ये वाला सिस्टम यूज़ करें, इंग्लिश सिस्टम यूज़ करें या मीट्रिक सिस्टम यूज़ करें। तो उसके लिए हमने SI सिस्टम जो है बनाया। अब SI सिस्टम में क्या है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने यूज़ ली हैं, ओनली 7। उसको आप फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं या आप उसको बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। तो जो 7 बेस यूनिट है ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिज़िकल क्वांटिटी है अपने पास या बेसिक है वो है लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है, लेंथ हम मीटर्स में नापते हैं। ठीक है, लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर है और मीटर को हम सिंबल स्मॉल m से शो करते हैं। अगली यूनिट है अपने पास या अगली जो फिज़िकल क्वांटिटी है दैट इज़ मास। मास की जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल है kg। नेक्स्ट यूनिट है टाइम। टाइम की यूनिट है सेकंड। अगली है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है जिसको हम कैपिटल A से शो करते हैं। अगली यूनिट है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर।
या आप कह दो सिंपली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की दैट इज़ केल्विन, ये बहुत यूज़ आने वाला है। तो टेम्परेचर अपन केल्विन में लेते हैं, इसका सिंबल है कैपिटल के। अगली जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ मोल। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोल के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में। वो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, इस चैप्टर में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोल कंसेप्ट के। तो ये हमें याद रखनी है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है दैट इज़ मोल, MOLE, ठीक है। और इसका सिंबल है MOL। जब भी आप इस यूनिट को लिखेंगे तो MOL लिखेंगे। अगली और लास्ट 7th यूनिट है दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे कहीं काम नहीं आती है बेसिकली। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला, इसका सिंबल है CD, स्मॉल c एंड स्मॉल d, ठीक है। और जितनी भी यूनिट्स हैं जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गई, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। तो ये सब जो यूनिट हैं वो इन 7 फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव की जाती हैं। क्लियर है? ड्राइव्ड यूनिट जिनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड बाय या डेराइव्ड बाय द बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। अगला जो है हमारा मास और वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको जब प्रीवियस क्लास में बताया था कि मास और वेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ वेट। तो मास और वेट दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मास क्या है? मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी चीज़ में कितना अमाउंट है उस मैटर का, या वो मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज़ अ मास। अगला है मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, इट नेवर चेंज। चाहे आप मास को अर्थ पे नापें, चाहे आप मास को मून पे नापें, मास हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि वो अमाउंट है, और अमाउंट कभी बदलता नहीं है। कहीं भी ले जाओ किसी भी अमाउंट को, वो उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है हम पता करके आ चुके हैं। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम होती है, ठीक है। आगे वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द वेट? वेट मैंने आपको बताया था, वेट एक फोर्स है। फोर्स है किस किस के बीच में? इट इज़ अ फोर्स बिटवीन किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जब अपनी तरफ खींचती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं उस चीज़ का, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जितना भारी होगा उस पर उसका वेट उतना ज़्यादा होगा, या अपन कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, और वो जो जितना हल्का होगा उस पर उतना लगेगा। अब आगे देखो, इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो मास है वो तो कांस्टेंट होता है, बट जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? अब जैसे अगर आप अर्थ पे अपना वेट नापो, ठीक है, और मून पे नापो, तो दोनों में आपका वेट जो है डिफरेंस आएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मून पे आपका वेट अलग आएगा और अर्थ पे आपका वेट अलग आएगा। इवन अर्थ पे भी आपका वेट अलग अलग आएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पोलर एरियाज़ में जाएंगे, पोल्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ में, तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अब ग्रेविटी इंक्रीज़ होगी तो आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा। तो पोल्स पे अगर आप अपना वेट नापोगे और वही वेट अगर आप इक्वेटर पे आके नापोगे, ठीक है, इक्वेटर पे आके नापोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। पोल्स पे आपका वेट ज़्यादा आएगा
और इक्वेटर पे आपका वेट कम आएगा, ठीक है, क्योंकि जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। इसकी यूनिट न्यूटन है, वही जो फोर्स की यूनिट है। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। और वेट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ W बराबर mg। m इज़ मास एंड g फॉर ग्रेविटी, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेट आएगा। क्लियर? ओके। अब जो है आगे जो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज़ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ 3D, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर लेंथ भी आती है, ब्रेड्थ भी आती है और हाइट भी आती है। तो अब आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ 3D फिनोमेना, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट है दैट इज़ लेंथ क्यूब, और लेंथ यूनिट आप जानते हैं मीटर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। इसकी जो कॉमन यूनिट हम जो लेते हैं वॉल्यूम की दैट इज़ लीटर। इसकी जो कॉमन यूनिट है वॉल्यूम की दैट इज़ लीटर। हम जब दूध लेते हैं तो लीटर्स में लेते हैं, तेल लेते हैं तो लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जो लिक्विड्स है वो हम लीटर्स में लेते हैं। और इसमें मैंने कुछ इनके मेज़रमेंट्स, डायमेंशन, यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है, या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या अपन कहते हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, जैसे कि इससे भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल था 1000 ml के, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml किसके इक्वलेंट है? 10 टू द पावर -3 लीटर्स के इक्वल है। अब ये अपन बात करेंगे ये 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या है, ठीक है। इसका 10 टू द पावर -3 का मतलब है 1/1000। इसको 10 टू द पावर -3 को अपन 1/1000 भी लिख सकते हैं। आगे जो यूनिट है हमारे पास दैट इज़ डेंसिटी, या फिजिकल जो क्वांटिटी है दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी आप सब लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, या इट इज़ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट है मास का, उसे हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, एक यूनिट में, एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना मास है दैट इज़ डेंसिटी। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने शिप देखा है, शिप या बोट काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन पानी में डूबती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप निडल ले लो, निडल को अगर आप पानी में डालो तो वो डूब जाती है। अगर निडल को आप सीधा करके डालो, खड़ा करके पिन पॉइंट से, तो डूब जाएगी। इसका कारण क्या है? जो आपकी जो निडल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? जो शिप होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान देना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी कम होगी, या मास, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है डेंसिटी और मास का, और डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। या मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो जो शिप होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है वॉल्यूम, ठीक है। इस वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है और वो पानी में तैरता है। बट जो निडल होती है, निडल का मास उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम देखा होगा आपने निडल का, बिल्कुल पिन पॉइंट होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट। तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, उसके कंपैरिजन में मास बहुत ज़्यादा है उसका, तो इसलिए वो डूब जाती है इजीली। अब इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट कैसे निकाली जाती है? अगर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उसकी यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। कैसे? ज़रा देखो, आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। क्लियर? इसको लिखते कैसे देखो, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो मीटर है ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो किलोग्राम में, हम इसको ग्राम और सेंटीमीटर में लिखे तो ग्राम और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ये स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज़ टेम्परेचर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़, टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है बेसिकली, टेम्परेचर इट इज़ अ मेज़र ऑफ हीट। मतलब एटमॉस्फेयर में या किसी भी सिस्टम में, जो भी सिस्टम आपने लिया है उसमें हीट कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, हीट की बात हो रही है। हीट कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसी के ही मेज़र को या उसको हम टेम्परेचर में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर में बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट आप जानते हैं केल्विन होती है, और टेम्परेचर हम 3 स्केल्स में जो है कैलकुलेट करते हैं। पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, दूसरा स्केल है केल्विन स्केल, और तीसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इसकी मैंने आपको रेंज भी बता रखी है। सेल्सियस को हम 0, इसका जो बेसिक जो रेंज है वो 0 है, मतलब इसका जो मिनिमम है वो 0 ही रखते हैं अपन, 0 से 100 के बीच में, ठीक है। फ़ारेनहाइट का जो है रेंज है वो 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में 0 to 100 का ही मार्किंग होता है, तो हम थर्मामीटर के हिसाब से इसमें बता रहे हैं। तो 0 to 100 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्मामीटर की, जो स्टैंडर्ड अपन जो लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ये सोचे कि सर 300 डिग्री सेल्सियस भी तो होता है, ठीक है, या -20 डिग्री सेल्सियस भी तो होता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ थर्मामीटर के केस में बात कर रहे हैं। थर्मामीटर के केस में ये रेंजेस होती हैं, क्लियर है। आगे हम इनका रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन का मतलब है आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ हो और आपसे वो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको, जैसे सपोज़ करो 5 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे 5 पुट करो, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 32 + 9 कर दो, ठीक है, 41, तो 41 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री में। अगला रिलेशन है केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का, ये आपने कर रखा है, ठीक है, और आपको रिलेशन भी पता है। केल्विन = डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, या हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस = 273 केल्विन, ठीक है। अब मैंने इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, फॉर कन्वीनियंस वी टेक 273 केल्विन, यानी कि जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन 0.15 को नेगलेक्ट कर देंगे, हम 273 केल्विन ही पुट करेंगे वैल्यूज़ में, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखो, सेल्सियस के लिए डिग्री लगा हुआ है, फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री लगा हुआ है, लेकिन केल्विन में डिग्री यूज़ नहीं हुआ। केल्विन में डिग्री इसलिए यूज़ नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि केल्विन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में 0 केल्विन की बात करी थी, 0 केल्विन टेम्परेचर, तो देखो ये वैल्यू भी नेगेटिव में नहीं गई है, ये भी 0 पे अटक के रह गई है, ठीक है। तो केल्विन जो होता है वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू कभी भी नहीं होती, इस वजह से उस पर डिग्री नहीं लगाया जाता। मैंने स्टार लगा के पॉइंट भी लिखा हुआ है, वी नॉट यूज़ डिग्री इन केल्विन बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स थी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल जो अपनी क्लास है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कल हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन कल हम अपनी क्लास में देखेंगे और पूरा साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज अपनी क्लास अपन यहीं तक रखते हैं।